चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। समझाया भी है लेकिन वो नहीं समझ रही। तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि इसकी गैर मौजूदगी में तुमसे बात कर सकूं ताकि तुम इसे समझा सको। जिंदगी कोई खेल नहीं होती जो इसे ऐसे फैसलों की नज़र कर दिया जाए। वो खुद भी जानती है कि वो खुश नहीं रह सकेगी, फिर क्यों ऐसा कर रही है। काशिफ को अचानक मिस्टर रंधावा का फ़ोन आया था कि वो इससे कोई बात करना चाहते हैं। वो सुन के परेशान हो गया और फौरन भागा भागा इनके घर पहुंच गया था। और मिस्टर रंधावा की ज़ुबानी सुन के वो दंग रह गया। विकी ने ज़रूर इसे कुछ कहा होगा, ब्लैकमेल कर रहा होगा, इंतहाई हद तक जा सकता है वो। मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। काशिफ सख्त गुस्से में था। मैंने पूछा था लेकिन वो कह रही थी कि ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे भी लगता है कि इस पे कोई दबाव नहीं है। खुद ही जाने क्या सोच के वो ये कर रही है। शायद तुम्हारे समझाने से मान जाए। इतने में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। हिना होगी, आज जल्दी आ गई है शायद। जान जाएगी कि मैंने तुम्हें बुलाया है इसे समझाने के लिए। चलो कोई बात नहीं, अब बात करके देख लो। इतने में हिना अंदर दाखिल हुई। हनी बेटा आज जल्दी आ गई। बस पापा आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अचानक इसकी नज़र काशिफ पे पड़ी, वो चुप हो गई। काशिफ को मैंने बुलाया है हनी। मुझे यही तवक्को थी कि आप ऐसा ही करेंगे, लेकिन पापा मैंने तय कर लिया है। माननी होती तो आपकी बात ही मान लेती, लेकिन आप नहीं समझेंगे। वो पुरसुकून थी। हिना, तुम्हें मेरी चाहत पे कोई शक है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रखूंगा? काशिफ शिकवा भरी नज़रों से इसे देखता हुआ बोला। काशिफ, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तुम्हारी चाहत पे हमेशा फख्र रहा है। तुम्हारा साथ मेरे लिए खुश नसीबी होता, लेकिन मैं खुद तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकूंगी। अपनी नेचर को मैं जानती हूँ। किसी आजमाइश में नहीं पड़ना चाहती, इसलिए सोच के ही शादी कर रही हूँ। हिना, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। काशिफ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं रोक सकता हूँ। मैं विकी को मार डालूंगा, वो फैसला कुन अंदाज में बोला। उसे मार डालोगे और खुद जेल में चले जाओगे? काशिफ ने एक नज़र इसकी तरफ देखा। वो अपने इरादों में अटल थी। तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगी? एक बेहतर फैसला है। मैं फैसला तब्दील करवा के रहूँगा। वो सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर को चला गया। हिना और मिस्टर रंधावा भी इसके पीछे लपक गए। काशिफ हिना के कमरे का दरवाज़ा खोल के वो टेरेस पे जा रहा था। टेरेस की रेलिंग के साथ बनी दीवार पे चढ़ गया। अगर तुम ना मानी तो मैं यहाँ से छलांग लगा दूंगा। काशिफ, कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? कुछ भी करो, मैं नहीं मानूंगी। अच्छा फिर ये लो। काशिफ ने छलांग लगा दी। मिस्टर रंधावा घबरा गए। देखा तुमने अपनी जिद का नतीजा। वो टेरेस की जानिब बढ़े। पापा रुक जाएं, काशिफ को कुछ नहीं हुआ होगा। 10-11 फुट की तो ऊंचाई है। वो आराम से खड़ी थी। मिस्टर रंधावा ने टेरेस की रेलिंग थाम के नीचे झांका। नीचे कोई भी नहीं था। काशिफ सीढ़ियां चढ़ता ऊपर आ गया। यहाँ से तो ऊंचाई कम थी, किसी बुलंद इमारत से कूद जाऊंगा। हिना जानती थी वो ऐसा कर गुजरेगा। काशिफ, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं करना तुमने। काशिफ बेबसी से खड़ा इसे देख रहा था, जिस पे किसी बात का असर नहीं हो रहा था। काशिफ, तुम्हें मेरी कसम है, मुझे मजीद मत कहो और जो मैं करना चाहती हूँ वो मुझे करने दो, वरना मैं समझूंगी कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं है। तुम सिर्फ मुझे हासिल करना चाहते हो। वो अपने इरादे को किसी सूरत में भी बदलने पे तैयार नहीं थी। जानती थी कि ज़रा भी कमज़ोर पड़ी तो काशिफ अपनी बात मनवा लेगा। बहुत बड़ी कसम दे दी तुमने मुझे। हिना, क्या मुझे कोई मज़ीद सबूत देने की ज़रूरत है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? अगर तुम्हें यही सबूत चाहिए तो ठीक है। जो दिल में आता है वही करो। वो दिल बर्दाश्ता था। हिना को अफसोस हुआ। वो इसे अपनी बात मनवाना चाहती थी, लेकिन इसके मान जाने पे दिल में कुछ हुआ था। इसकी बेपनाह मोहब्बत थी जो वो ये सितम बर्दाश्त करने पे आमादा हो गया था। इसकी मोहब्बत दिल में और भी ज़्यादा हो गई। काशिफ नम आंखों से इसे देख रहा था। जब तक हालात ऐसे थे इसे फिर भी उम्मीद थी कि कभी न कभी हिना मान जाएगी, लेकिन वो इस उम्मीद के दर को बंद कर रही थी। शादी के बाद इसे पाने की हर उम्मीद दम तोड़ जाती। तुम भी तारम या शाहीन से शादी कर लो। ये तुम कह रही हो? वो इसे नाकाबिले यकीन नज़रों से देख रहा था। हाँ, मैं शादी कर लूँगी तो तुम क्या यूं ही बैठे रहोगे? शादी करोगे तो ज़िंदगी की मसरूफियात में गुम हो जाओगे। मेरे शादी करने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
فرق؟ ہاں نہیں پڑے گا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ ٹھیک ہے، تم جیسے کہتی ہو ویسے ہی کروں گا، لیکن پھر پچھتانا مت۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ ہنا پریشان ہو گئی۔ اچھا انکل میں چلتا ہوں۔ وہ مسٹر رندھاوا سے مصافحہ کر کے چلا گیا۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ فاخرہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ کون ہے؟ آ جاؤ۔ انہیں لگا پھر سے کوک ہوگا، جو ان چند گھنٹوں میں کئی بار ان کی پسندیدہ ڈشز بنا کے لا چکا تھا۔ خرم چودھری کو ان کی پسند معلوم تھی اور وہ اسے حیران کرنے پہ تلے ہوئے تھے۔ دروازہ کھلا اور ایک سوبر سی خاتون اندر داخل ہوئی۔ میں عائشہ ہوں، کیسی ہیں آپ؟ فاخرہ اٹھنے لگی تو عائشہ نے روک دیا۔ نہیں آپ لیٹی رہیں، ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ آج وومنس ڈے پہ ایک سیمینار تھا، اس میں خاص طور پہ مجھے مدعو کیا ہوا تھا، اس لیے مجھے جانا پڑا، نہیں تو آپ کا استقبال کرتی۔ وہ معذرت خواہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ فاخرہ کو لگا کہ اس پہ طنز کیا جا رہا ہے، لیکن عائشہ کی نظروں میں اسے اپنے لیے خلوص دکھائی دے رہا تھا۔ نہیں اس میں ایسی کوئی بات نہیں، انسان کو کام بھی تو ہوتے ہیں۔ فاخرہ نے ان کی شرمندگی کم کرنے کی کوشش کی۔ نہیں پھر بھی ایٹیکیٹس کے خلاف ہے نا؟ چلے اگر ایسی بات ہے تو میں نے آپ کی معذرت قبول کر لی۔ فاخرہ مسکرا دی۔ عائشہ کو یہ کومل سی خاتون پہلی نظر میں اچھی لگی تھی۔ تھوڑا عجیب محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی سوکن سے کیسے ملیں گی۔ انہوں نے اس کا اظہار کر ہی دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بات کروں گی، ہم دونوں کا جو رشتہ ہے بڑا عجیب سا ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ اچھا ہوا جو آپ نے بھی دل کی بات کہہ دی۔ اب زندگی نے اس موڑ پہ لا کھڑا کیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ آپ سے مل کے مجھے بھی بہت اچھا لگا۔ فاخرہ نے بھی دل کی باتیں کھول کے رکھ دی۔ ہمارے درمیان جو بھی رشتہ ہے دنیا کے نزدیک برا ہے، لیکن میں آپ کو اپنی بہن کی طرح ہی سمجھوں گی۔ عائشہ نے پرخلوص انداز میں فاخرہ کا ہاتھ تھام لیا۔ رسمی باتوں کے بعد باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ کچھ دیر تک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل گئی تھیں۔ عائشہ کو بھی فاخرہ اچھی لگی، ورنہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں مسٹر چودھری انہیں نظر انداز نہ کرنے لگ جائیں، لیکن فاخرہ سے مل کے سارے خدشات دور ہو گئے۔ کوئی وقاص نامی لڑکا آپ سے ملنا چاہتا ہے، ریسیپشنسٹ نے مسٹر رندھاوا کو اطلاع دی۔ ٹھیک ہے اسے اندر بھیجو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے ملنا پڑ رہا تھا، جس سے انہیں نفرت تھی، جس نے ان کی جان سے عزیز بیٹی کی زندگی مشکل کر دی تھی، اور اب اسی بیٹی کی خواہش پہ انہیں اس سے ملنا تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ کم آن، وہ بولے۔ دروازہ کھول کے وہ اندر آ گیا۔ گرے ٹو پیس پہنے وضع قطع سے وہ معقول لگ رہا تھا۔ اگر مسٹر رندھاوا اس کی اصلیت نہ جانتے تو دھوکہ کھا جاتے۔ سر ہنا نے مجھے آپ سے ملنے کے لیے کہا تھا۔ مسٹر رندھاوا نے بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کیا، ورنہ ان کا دل کر رہا تھا کہ مار کے اسے جان سے ہی مار ڈالیں۔ وکی ان کے اندرونی کشمکش کو بھانپ گیا۔ سر عجیب سی سچویشن میں مجھے آپ کے سامنے آنا پڑا ہے۔ جانتا ہوں کہ آپ کو مجھ پہ بہت غصہ ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ مجھ سے جو غلطی ہوئی اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ جتنا بھی افسوس کروں کم ہے، لیکن اب میں اس سب کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سر جھکائے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ کیسے کرو گے تلافی؟ اس کی زندگی تباہ کر کے اب تلافی کرنے چلے ہو؟ مسٹر رندھاوا بول ہی پڑے۔ سر انسان سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، ہنا نے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیجیے۔ وہ عاجزی کا پیکر بنا ہوا تھا۔ مسٹر رندھاوا خاموش ہو گئے۔ وہ ڈرامہ کر رہا تھا یا دل سے شرمندہ تھا، یہ وہ خود ہی جانتا تھا۔ سر مجھے معاف کر دیں۔ وہ ان کے قدموں پہ جھک گیا۔ ارے رکو، ایسے نہ کرو۔ وہ اسے روکتے رہ گئے۔ نہیں سر، جب تک آپ دل سے معاف نہیں کریں گے میں نہیں اٹھوں گا۔ مانتا ہوں میری غلطی بہت بڑی ہے، لیکن اس کی پوری طرح سے تلافی کروں گا، ہنا کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا۔ اچھا اٹھ جاؤ، بہت ہو گیا۔ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، میں شادی کی تیاری کرتا ہوں۔ یہ میرا کارڈ رکھ لیں آپ، باقی باتیں فون پہ کر لیں گے۔ وہ انہیں کارڈ تھما کے باہر نکل گیا، جیسے اسے ڈر ہو کہ کسی لمحہ غصہ آنے پہ اس کی پٹائی نہ ہو جائے۔ وہ کارڈ دیکھ رہے تھے۔ وکاس محمود، BA LLB، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، وکیل ہو کے غیر قانونی حرکات میں ملوث تھا۔ انہیں حیرت ہوئی۔ ڈرائیور سرمد کو یونیورسٹی سے گھر لے آیا۔ وہ نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن مسٹر چودھری کے بار بار اصرار کرنے پہ آ ہی گیا۔ فاخرہ جو چلی گئی تھیں، بڑا سا خوبصورت بنگلہ تھا، ایسا اس نے صرف فلموں میں دیکھا تھا۔ دروازے پہ کھڑا وہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے، ماما کس روم میں ہوں گی۔ کاشف
सीढ़ियों से उतर रहा था। सरमद को देख के रुक गया। सरमद के साथ कई बार लड़ चुका था। सरमद ने भी इसकी जान बचाई थी। वो जानता ही नहीं था कि वो इसका बड़ा भाई है। जब पता चला तब भी इससे लड़ा, इसे गलत ही समझा, और अब इसकी शादी पापा करवा रहे थे। फ़ाखरा आंटी बहुत अच्छी थी। वो इसे खुश आमदेद कहे या नज़रअंदाज कर दे, सरमद भी इसे देख रहा था। वो भी इसके अंदर होने वाली कश्मकश को समझ रहा था। नफरतों में क्या रखा है, जो भी होता है खुदा की मर्जी से होता है। हम इंसानों की औकात ही क्या है, कुछ भी नहीं बदल सकते। वो बिजनेस टाइकून खुर्रम चौधरी का बेटा था। जिस चीज़ की ख्वाहिश की वही पाई। बचपन से लेके अब तक शहजादों की ज़िंदगी गुजारी, लेकिन अब एक ख्वाहिश, मोहब्बत को पाने की ख्वाहिश, वो ख्वाहिश जिसको पाने के लिए वो सब कुछ छोड़ सकता था, इसी ख्वाहिश का पूरा होना नामुमकिन हो चुका था। वो सीढ़ियाँ उतरता हुआ सरमद के करीब आया। सरमद इसकी जानिब सवालिया नज़रों से देख रहा था। काशिफ आगे बढ़ा और इसने इसे गले लगा लिया। भाई, मेरे भाई सरमद। अपनायत की खुशबू बिखर गई। वो दोनों एक दूसरे के गले लगे थे। दो भाइयों के मिलन का जज्बाती मंजर था। आयशा इधर से गुजरी तो इन दोनों को मिलते देख के मुस्कुरा दी। सरमद को इससे पहले उन्होंने देखा नहीं था, लेकिन काशिफ से मिलते देख के उन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि यही सरमद है। काशिफ, सरमद को कुछ खाने पीने के लिए नहीं पूछोगे? आयशा की आवाज़ सुन के दोनों चौंक गए। मामा, पूछने की क्या ज़रूरत है, जो भी है ले आए। काशिफ के लहजे में खुशी थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। सरमद इनके आगे झुक गया। उन्होंने इसके सर पे हाथ फेरा। सरमद, मैं भी तुम्हारी मामा हूँ, ये आंटी नहीं चलेगा। ओके आंटी। सॉरी मामा, अब ऐसे ही कहा करूँगा। कुछ देर बाद वो लॉन्ज में बैठे बातें कर रहे थे। वो खुश था। मिस्टर रंधावा से मिलकर यह मरहला भी आसान हो चुका था। इसे उम्मीद नहीं थी कि बाकी तमाम मरहले इतने आसान होते जाएंगे। बाइक पे जाते हुए इसकी नज़र फुटपाथ पे खड़ी एक लड़की पे पड़ी। वो थम गया। इसे तवक्को नहीं थी कि वो ऐसे इसे यहाँ मिल जाएगी। वो टैक्सी के इंतज़ार में थी। वो तेज़ी से इसके पास से गुजरता चला गया और थोड़े फासले पे जाके इसने बाइक रोक ली। दूर खड़ा वो इसे देख रहा था। वो जब इसकी तरफ देखती तो वो रुख बदल लेता। इसे डर था कहीं इसे देख ना ले। इतने में बस स्टॉप पे बस रुकी तो वो बस में सवार हो गई। वो बस का ताक़ुब करने लगा। बस हर स्टॉप पे रुक रही थी। वो उतरने वाली सवारियों को देखता भी, लेकिन इनमें वो नहीं थी। 10 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद एक स्टॉप पे वो बस से उतर गई। मुनासिब फासला रख के वो बाइक हाथ में पकड़े इसके पीछे पीछे चल रहा था। वो गलियों से गुजरती एक तंग सी गली में दाखिल हुई तो गली के बाहर इसने बाइक खड़ी कर दी और खुद पैदल गली में दाखिल हो गया। गली के दरमियान एक पुराने से घर में वो चली गई। इसने मकान देख लिया और लौट आया। वो मारूखी थी। अरसे बाद इसे देखा था। वक्त बदल चुका था। वो इसकी मोहब्बत इसे अच्छी लगती थी, जिसे इसने ख्वाबों की तकमील के लिए बेच डाला था। इसके ख्वाब, वो माजी में खो गया। बचपन बहुत तंगदस्ती से गुजर रहा था। इसके बाबा और चाचा दो भाई थे। चचा ने धोखे से ज़मीन अपने नाम करवा ली थी। बाबा ने दोस्तों के मशवरे से अदालत में केस कर दिया था। केस चल रहा था। वकील की फ़ीस बड़ी मुश्किल से पूरी होती थी। बाबा चाहते थे कि पढ़ लिख के वो वकील बन जाए। वकीलों से वास्ता पड़ा था तो उन्हें पता चला था कि डॉक्टर्स की तरह वकील भी अच्छे पैसे कमाते हैं। वो भी बाबा के साथ जब अदालत में जाता और वकीलों को घूमते फिरते देखता तो